हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन था उसका पहला भाग आपका ब्लड हो जा चुका था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपका ये अगला नेक्स्ट टॉपिक जो कि ब्लड वेसल्स है, इसके संबंध में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन से क्या संबंध है। सबसे पहले हम इन टर्म को समझ लेते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी में पूरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि अलग अलग अंगों में अलग अलग अंगों के से संबंधित होता है और शरीर के सभी अंगों में जो भी ज़रूरी चीज़ें, जो भी ज़रूरी सब्सटेंस लाइक कुछ फूड हो गया या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर और भी अन्य हार्मफुल सब्सटेंसेस को उचित जगह पर पहुंचाना, इन सब चीज़ों के लिए जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर सिस्टम पूरा हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो इन्हीं को ही हम मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन ब्लड वेसल्स के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। एक आपका आर्टरी हो सकता है, एक आपका कैपिलरी हो सकता है और तीसरे नंबर पे आपका वेन्स आता है। तो इन तीन जो भी इसके टाइप हैं ब्लड वेसल्स के, तो इनका क्या क्या कार्य होता है, इनका आकार क्या होता है, इनकी संरचना क्या होती है, यानी अभी आपको ठीक तरीके से इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बच्चे आर्टरी देख लेते हैं कि आर्टरी क्या होती हैं। तो ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले थिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। थिक से तात्पर्य है कि इनकी जो सतह या त्वचा होती है वो बच्चे मोटी होती है। विच आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। तो ये मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बने हुए होते हैं। आप पहले इनका एक आकार देख लीजिए। देखिए, कुछ आर्टरी का ये आकार होता है, ठीक है। जो बाहरी इनकी जो त्वचा जो सतह होती है इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। इसके बाद में जो अगली लेयर होती है इसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं और इसके तीसरे नंबर पर जो लेयर होती है इसको ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये कुछ आपका आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है। और एक और चीज़ समझ लीजिए, मतलब आपको ये फील करना है कि ये वास्तव में कहाँ पे स्थित होती है। तो आप अगर अपनी त्वचा के समीप देखेंगे तो ये त्वचा के समीप स्थित नहीं होती है, ये हमारी बोन्स के पास में स्थित होती है, यानी बॉडी के काफ़ी अंदर गहराई में स्थित होती है। और चूंकि ये एक जगह नहीं, पूरी बॉडी के अलग अलग अंगों में उसी बोन्स के पास में पाई जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अब हम लैंग्वेज के माध्यम से डिटेल कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आपको लैंग्वेज के एक एक बिंदु पर ठीक तरीके से ध्यान देना है ताकि यदि आपके एग्जामिनेशन में आर्टरीज या ब्लड वेसल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देख लीजिए, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इनकी 3 लेयर्स होती हैं, आपने डायग्राम के माध्यम से देखा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। इसके बाद में इसी में लैंग्वेज में आगे स्टडी करते हैं। दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैव्स टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी ये क्या करते हैं, हमारे हृदय से, यानी हमारा जो हार्ट है उससे ब्लड को ले जाते हैं शरीर के अंदर सभी अंगों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द आर्टरीज कंटेन प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इन आर्टरीज के अंतर्गत प्योर ब्लड बनता है या प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड से तात्पर्य है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल होती हैं, तो उसमें एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। तो यदि ऐसी अवस्था होती है कि हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है तो ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और मुख्य रूप से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये आपका आर्टरीज के अंदर ही बहता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी पल्मोनरी आर्टरी जो कि हमारे लंग्स के पास में होती है उसको छोड़कर। एक्चुअली इस वजह से इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि ये आपका जो ब्लड है वो हार्ट से प्योर होने के लिए लंग्स की ओर ले जाती है। देखिए बच्चे, ये ऑप्शन ये आपका एमसीक्यूज में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो आप लगाएंगे हमेशा पल्मोनरी आर्टरी को टिक। तो देख लीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी से सभी आर्टरीज में जो कि थिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें प्योर ब्लड बहता है। आगे और लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। सिस्टमिक आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बॉडी टिश्यू। यानी कि हार्ट का एक भाग होता है, हृदय का एक भाग होता है। देखिए, अभी आप आगे हृदय के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे, तो केवल
तो जो हार्ट होता है उसमें एक भाग पाया जाता है वेंट्रिकल, तब आपको इस वेंट्रिकल का मतलब ठीक तरीके से मालूम हो जाएगा। ये जो वेंट्रिकल होता है इससे एक सिस्टेमिक आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है बॉडी की तरफ। सर्वप्रथम आगे देखते हैं, ब्लड इज पंप फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द लार्ज इलास्टिक आर्टरी, यानी ब्लड जो होता है सर्वप्रथम पहली आर्टरी जो कि सिस्टेमिक आर्टरी होता है उसके द्वारा फ्लो किया जाता है। कौन से भाग से? राइट वेंट्रिकल भाग से फ्लो किया जाता है इनटू लार्ज इलास्टिक artery that branch repeatedly into smaller and smaller artery into the body। यानी आर्टरीज, अभी हमने समझा कि आर्टरीज एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बोन्स के पास में पाए जाते हैं। इन आर्टरीज की जो सबसे शुरुआत होती है वो हृदय से होती है, जिसमें आपका सिस्टेमिक आर्टरी आता है और इस सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा ही ब्लड इसमें फ्लो होता है। फिर ये ब्लड बॉडी के अंदर और छोटी छोटी आर्टरीज में आगे विभक्त होता चला जाता है और लगभग शरीर के सभी भागों में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सभी भागों में आपका पहुंच जाता है। ठीक है, द आर्टियोलर प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इनटू द टिश्यू कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टियोलस क्या है? ये आपकी आर्टरी का अंतिम भाग है जो मुख्य रूप से ब्लड को फ्लो करता है टिश्यूज में। यानी देखिए, रक्त का अंतिम लक्ष्य यानी ब्लड का अंतिम लक्ष्य होता है टिश्यू, यानी आपकी सेल्स के पास पहुंचना। और ये पहुंचता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पहुंचता है किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा पहुंचता है बच्चे। और तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि आर्टियोलस यानी ये आपका आर्टरी का अंतिम भाग है। अभी हमने आपको बताया कि आर्टरी जो होती है वो आगे चल के स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती चली जाती हैं, जिसका अंतिम भाग आपका आर्टियोलर होता है। तो यानी आर्टरीज का जो अंतिम भाग होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक ले जाता है। तो आई थिंक आपका थोड़ा सा आर्टरीज के संबंध में कंटेंट क्लियर हो गया होगा। आगे एक इसका स्ट्रक्चर आपको आप पहले ही देख चुके हैं और इसको ध्यान से देख लेते हैं और इसको फील कर लीजिए कि इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है। सेकंड नंबर पे जो आपका ब्लड कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स में आपका अगला टॉपिक कैपिलरीज आता है, इसको अब देखेंगे। कैपिलरीज क्या है? द कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स, यानी क्या होती हैं? ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट यानी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। इट इज़ कनेक्शन बिटवीन द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज एंड द वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट वेन्स। देखिए, जैसे आपने ये समझा कि मनुष्य के हृदय से वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज के द्वारा आया और अंतिम भाग जो कि आपका टिश्यू था या सेल्स थी वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब वहाँ से इस ब्लड को वहाँ पे इस ब्लड की फंक्शनिंग हो जाएगी, मतलब इससे जो भी इसका लक्ष्य काम करने का ब्लड का रखा गया था या फिर सब्सटेंस जो लेकर आया था वो डिस्चार्ज हो गए थे, तो अब इसको वापस भी जाना है। अच्छा, डिस्चार्ज होने के बाद में ये अनऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये वापस जाएगा और कहाँ पे जाएगा? ये वापस आपका जाएगा कहाँ पे? फिर से हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्योरिफिकेशन इसका है ये किस तरीके से आर्टरीज से ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए, आया तो ये आर्टरीज के माध्यम से था, लेकिन जब ब्लड से वापस आपका हृदय की ओर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, तब इसके लिए आपकी जो तीसरे नंबर की वेन्स है, ब्लड वेसल है जिसको हम वेन बोलते हैं, उसके द्वारा जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो इसका कनेक्शन यानी एक कनेक्शन सेटअप करते हैं जिससे आर्टरीज से ब्लड वेन्स की ओर ट्रांसफ़र होता है, तो उसी को हम बच्चे कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्शन है आपका आर्टरीज और वेसल्स के मध्य में। और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो अब वही बात आ गई, आपको अभी बताया गया कि आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई थी या सब्सटेंस लेकर आई थी, तो वो डिस्चार्ज हो जा चुके हैं। अब ब्लड इम्प्योर हो गया है यानी डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब इसको वापस जाना है। तो इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपकी कैपिलरीज काम करती हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर है, ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, तब आप लैंग्वेज को थोड़ा सा और अच्छा फील कर पाएंगे। ये आर्टरीज हैं जो कि बोन्स के पास में है और इनका आर्टरीज का और ये जो वेन है इनके बीच का जो संबंध बता रहा है वो बच्चे कैपिलरीज हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्मॉल्स हैं और ये डायरेक्टली सेल्स से अटैच्ड होती हैं, मतलब वहीं पर आपका जो भी सब्सटेंस को डिस्चार्ज करना है या सब्सटेंस को छोड़ना है वो चीज़ें वहाँ पे फंक्शनिंग उसकी हो जाती है। आगे देख लेते हैं वेन्स क्या होती हैं बच्चे। तो वेन्स आपकी these are the
दीज आर द थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए वेन्स को आप जरा फील कर लीजिए, आप अपने हाथ को अगर ऊपर से एक सिरे से आप इसको दबाते हैं तो आपका ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के जैसे भी आपके स्ट्रक्चर कलर आपका, आप एलियन तो है नहीं, मनुष्य ही हैं, तो सभी का लगभग एक ही सेम ही कलर होगा, ग्रीन कलर के हल्के से दिखाई पड़ते हैं। तो इन ग्रीन कलर को ही आप कहते हैं वेन्स। तो देखिए आप इनकी अगर स्थिति बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये त्वचा के समीप पाई जाती हैं, यानी आर्टरीज के बाद आर्टरीज और वेन्स में एक डिफरेंस भी यहीं से हो जाएगा कि आर्टरीज जो हैं वो अंदर बॉडी के अंदर बोन्स के नियर अबाउट पाई जाती हैं और वेन्स जो हैं आपकी त्वचा के समीप पाई जाती हैं। और देखिए इसके अंदर इंजेक्शन बहुत आसानी से इंटर हो जाता है। तो देखिए आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरा कंटेंट रीड कर सकते हैं। दीज आर द थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये बहुत ही ज़्यादा थिन यानी पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेड अप ऑफ ऑल्सो 3 थिन लेयर। तो इसमें भी लगभग 3 लेयर पाई जाती हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, थिन लेयर 3 स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। द इनर लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिन, अंदर की बिल्कुल लेयर इंडोथीलियम और बाहर की वाइड सेंट्रल ल्यूमेन, नहीं अंदर बिल्कुल केंद्र में इसके वाइड सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है, बाहर की आउटर लेयर होती है। और इस तरीके से आपकी 3 लेयर ये होती हैं, इनकी नेमिंग लिखी हुई है, पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेन्स के स्ट्रक्चर हैं। वेन्स के थोड़े से लैंग्वेज और क्लियर कर लीजिए, यानी ये क्या है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर और इलास्टिन इसका दूसरा नाम होता है, इंडोथीलियम इसके आंतरिक भाग को बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इट कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब ये क्या करती हैं, आपका सब्सटेंस डिस्चार्ज हो चुके हैं कैपिलरीज के द्वारा, अब ये इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इट कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड मूव इट टुवर्ड द लंग, यानी ये क्या करती हैं, अब इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती हैं। आफ्टर ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, जब ब्लड कैपिलरीज से पास हो जाता है उसके बाद में इट इंटर्स द स्मॉलेस्ट वेन, यानी धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्मॉलेस्ट वेन में आगे ब्रांचिंग इनकी होती जाती है, जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं। फ्रॉम द वेन्यूल, अब वेन्यूल से इट फ्लोस इन प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर वेन्स, अब वेन्यूल से ये लार्जर और लार्जर वेन्स में बहती चली जाती है, मतलब आगे इनकी ब्रांचिंग निगेटिवली एक तरीके से होती है कि छोटे से बड़े की ओर ट्रांसमिटेड होती चली जाती हैं और अंतिम भाग हृदय में पहुंच जाता है और फिर हृदय से पल्मोनरी वेन के द्वारा ये, देखो अब हमें ये समझना है, देखो एक वेन का एक्सेप्शन यहाँ भी है, ध्यान दीजिए कि केवल और सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। आप जानते हैं जब बॉडी से वापसी ब्लड जा रहा है तो यानी डीऑक्सीजनेटेड होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन केवल एक यहाँ पे वेन है जो कि लंग्स से ब्लड को, प्योर ब्लड को लेकर आती है नीचे की तरफ, यानी कि हार्ट में वापस लेकर आती है, तो उसमें प्योर ब्लड बनता है, प्योर ब्लड बहता है, जिसको आप पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे बहुत प्रयास किया मैंने कि आपको आर्टरीज, वेन और ये कैपिलरी तीनों चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपकी अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में बच्चे अब हम लोग ह्यूमन हार्ट को समझ लेते हैं। देखिए अभी आपने कैपिलरी को समझा, इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन में आपने ब्लड की वीडियो देखी थी। अगर आप हार्ट समझ लेते हैं तो तीनों वीडियो जब एक दूसरे से, तीनों का नॉलेज एक दूसरे की डेप्थ में एक दूसरे से के आइडियाज से कनेक्ट हो जाएगा, तब आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है ये बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा ह्यूमन हार्ट को देख लेते हैं। देखिए ह्यूमन हार्ट क्या है, तो ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन कॉपी में लिखने बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में इसको डिटेल करना है। इसको अब आपको इस वर्डिंग्स में लिखना है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी रीड करे तो उसको पता चल जाए कि आप वास्तव में हार्ट को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लैंग्वेज लिख रखी है, अगर आप इस लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा और आई थिंक आपको लैंग्वेज भी ईजी लगे, क्योंकि बच्चे ये मैंने खुद ही अपने आप से इस लैंग्वेज को फॉर्म किया है और बहुत ही आसान भाषाओं में मैंने आपकी जो भी ग्रामर है उन सब मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको फॉर्म किया है। आप पढ़िए और बच्चे देखिए, जैसे मैं टॉपिक को प्रयास करता हूँ समझाने का, अगर आप मेरे समझाने वाली स्थिति पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और अपने आप से हिंदी भाषा का थोड़ा सा मस्तिष्क में ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके आप भी कैपेबल हो जाएंगे प्रत्येक टॉपिक की
रिलेटेड लैंग्वेज लिखने के लिए। तो आप देख लीजिए जरा ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो ह्यूमन हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, यानी ह्यूमन हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे आपको मोटर की आवश्यकता होती है पाइप से अलग अलग जगहों में चीज़ें पहुंचाने, पानी को पहुंचाने के लिए, उसी तरीके से ह्यूमन हार्ट भी मनुष्य के अंदर इसी तरीके से पंपिंग ऑर्गन की भांति कार्य करता है। और एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, और ये कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए कार्डियक टिश्यू क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का कलेक्शन ऑफ सेल है। कार्डियक टिश्यू एक नाम होता है, यानी अगर बहुत सारी कोशिकाएं या सेल्स आपस में अटैच्ड हो गई हैं तो इसकी सेल्स कुछ अलग ही होती हैं, बहुत ज़्यादा विशिष्ट होती हैं। इसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, इस टिश्यू को प्रॉपर एक नाम देते हैं जिसे हम कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, जिसका एक नेचर होता है, यानी इस टिश्यू की एक अपनी एक खास स्पेशलिटी है कि दैट इट कैन परफॉर्म अ वाइब्रेटरी मूवमेंट ऑलवेज टिल डेथ, यानी हमेशा यही केवल बॉडी में एक ऐसा ऊतक या टिश्यू होता है जो लगातार वाइब्रेटरी मूवमेंट, मतलब एक तरीके से पंपिंग मूवमेंट कर सकता है। अगर हार्ट को इंटरनली देखें तो इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी हार्ट हृदय जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इज कॉल्ड चैम्बर्स, इनको चैम्बर्स बोलते हैं। अपर 2 पार्ट देख लीजिए, डायग्राम थोड़ा देख लीजिए तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हृदय को हम देख रहे हैं, भाई आपको रटने की कोई आवश्यकता है या नहीं, लैंग्वेज आपको रटने कोई आवश्यकता नहीं। आप एक बार अगर इस ह्यूमन हार्ट को ध्यान से देख लेंगे कि ऊपर के 2 भाग देख लीजिए, इस तरीके से आपको एक तरीके यहाँ पे खाली स्थान मिल रहा है, तो यानी ये एक प्रॉपर भाग होंगे, नीचे ये 2 भाग होंगे, और आर्टरीज वेन जो कि अलग अलग पाइप लाइक स्ट्रक्चर हार्ट के अंदर है, ठीक है, तो ये बनी हुई है। तो इस तरीके इस संरचना को आप महसूस करके लिख सकते हैं। भाई मैंने मान लीजिए इस डायग्राम को देखा तो मैं इसके संबंध में क्या लिख पाऊंगा कि what is human heart? Human heart is divided into 4 parts. Upper two parts are called right atrium and left atrium, and its lower or bottoms part are called like what is right ventricle and left ventricle. The heart is divided into middle with an septum, यानी ये मध्य के भाग से 2 भागों में एक पट या सेप्टा। देखिए बच्चे, अगर किसी भाग को 2 भागों में कोई बायोलॉजी के अंतर्गत कोई चीज विभाजित कर रही तो उसको हम सेप्टम बोल देते हैं। तो हार्ट इज आल्सो डिवाइड बाई अ सेप्टम, तो इस तरीके से हम इसको भी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अब द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अटैच्ड विद एन पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल इज अटैच्ड विद एन पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज अटैच्ड विद द कौन सी आर्टरी, कहाँ गई, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अटैच्ड विद द पल्मोनरी वेन, जो आपको बताया गया था। ठीक है, कितना आसान है बच्चे, केवल पढ़ के आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने एज एन लैंग्वेज लिख रखी है यहाँ पे कि हार्ट को अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाना हो, संबंध में कंटेंट लिखना हो, तो आप केवल डायग्राम को देखकर उसके संबंध में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पंपिंग ऑर्गन इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना हुआ, जिसका एक नेचर है कि ये जीवन भर मूवमेंट किया करता है। आगे इंटरनली ये 4 भागों में डिवाइड होता है। अपर 2 पार्ट चैम्बर बोलते हैं और नीचे के 2 पार्ट्स को लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम बोलते हैं। वेट, द अपर 2 पार्ट, ऊपर के 2 भागों को लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम बोलते हैं, नीचे के 2 भागों को आप वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देख लीजिए हार्ट की हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखा, उसके संबंध में हमने 5 से 6 लाइनें लिख दी, इतना कंटेंट है पूरा। अब हार्ट की अगर वर्किंग को देखा जाए तो देखिए वर्किंग पहले तो डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए चूंकि ये लगातार कार्डियक मूवमेंट किया करता है, मतलब आपकी फ्लेक्सिबल होता है, लगातार मूवमेंट किया करता है, तो पहले ये भाग जो होगा वो पहले संकुचित होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आएगा, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, 4 नंबर ये, अलग अलग समय में अलग अलग भाग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स स्टेट में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये कार्डियक टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें यही मूवमेंट से ही ब्लड जो होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स में पंप होता है। तो उसी के बेसिस पे हमको इसकी वर्किंग क्लियर करनी है कि हार्ट की वर्किंग क्या है। तो बच्चे आप समझ लीजिए, द ब्लड कम्स इनसाइड द हार्ट बाय वेना कावा, अ लार्ज वेन, यानी सबसे पहले क्या होता है, हृदय के अंदर यानी हार्ट के अंदर बाहर से जो वेना कावा एक वेन होती है उसके द्वारा जो ब्लड होता है वो इसके अंदर पंप आता है, और फिर ये क्या है, रिलैक्स स्टेट में था, ब्लड भर जाने के कारण कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाता है। दबाव के साथ में फिर जब अगली बार फिर से अपना कार्डियक मूवमेंट करती है तो ब्लड दबाव के साथ में नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है तो इसको बीच में एक भाग होता है जिसको आप वाल्व बोलते हैं। वाल्व, देखिए अगर वाल्व को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना तो मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे इस तरीके से भाग बना रखा, उसके ऊपर एक हमने बॉल को रख दिया। यहाँ पे अगर ये मान लीजिए बॉटल है, और बॉटल से अगर हम बाहर से इसके अंदर पानी भरना चाहें तो बाहर से पानी अंदर की ओर तो आ जाएगा, लेकिन जब पानी वापस होगा तो ये जो बॉल होगी ये इसके सिरे पर आकर टिक जाएगी। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी नीचे नहीं गिरने पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखिए वॉल्व का कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ठीक। तो इसी तरीके से आपका ये ह्यूमन हार्ट के मध्य भी यहाँ पे भी वॉल्व होता है कि ब्लड एक बार नीचे आने के बाद जब ये दबाव देती है तो ब्लड ऊपर वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वाल्व बोलते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप वर्किंग में लिख सकते हैं कि ब्लड सबसे पहले आपका वेना कावा के द्वारा राइट आर्टरियम में आया, यानी महाशिरा के द्वारा आपके दाहिने आलिंद में आया, और फिर उसके बाद दबाव के साथ में यहाँ पे जाता है। जब कार्डियक मूवमेंट यहाँ पे होती है तो ये क्या होता है, ये आपका रिलैक्स स्टेट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाता है। जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाता है फिर दबाव के साथ में ब्लड आगे चला जाता है। बेटा कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपका चला जाता है, कहाँ पे, लंग्स की तरफ चला जाता है प्योरीफाई होने के लिए। आपने क्या समझा, ब्लड यहाँ से यहाँ नीचे उतरा और यहाँ से आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के पास चला गया, मतलब आपका वेन से आया था यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, लंग्स के पास चला गया, जो कि हमने सांस ली है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, वहां से ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए चला गया। रेस्पिरेशन में भी आपने कुछ इससे संबंधित पढ़ लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा। वापस जब प्योरीफाई होकर ब्लड आता है तो आपका पाल्मोनरी वेन से प्योरीफाई होकर जो ब्लड आता है पाल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा, देखिए इसीलिए आपको वेन्स में बताया गया था कि पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो उसके द्वारा ये आपका लेफ्ट आर्टरियम में आता है। और लेफ्ट आर्टरियम आने के बाद में दबाव के साथ में ब्लड फिर से वही रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट होनी है, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में ब्लड फिर दबाव के साथ में यह आपका अंगों की ओर चला जाता है, ये आपका ब्लड अंगों की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से आपको वर्किंग समझ लेनी है, और फिर वर्किंग को चाहे तो आप अपने आप से लैंग्वेज फॉर्म करके इसी तरीके से समझ के इसको लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपकी एक लिखी हुई है यहाँ पे लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज को देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट द ब्लड कम्स इनसाइड द हार्ट, सबसे पहले हृदय के अंदर रुधिर आता है, ब्लड आता है बाई वेना कावा, महाशिरा या वेना कावा के द्वारा, टू द राइट आर्टरियम में। सो इट कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाता है। फिर उसके बाद में जब ये रिलैक्स स्टेट में जाता है तो ब्लड फ्लो हो जाता है डाउन मतलब नीचे, और टू द राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, किसके द्वारा, वॉल्व के द्वारा। अब ब्लड जो होता है, नाउ द राइट वेंट्रिकल कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, अब राइट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आता है, और फिर उसके बाद में ब्लड आपका कहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, नाउ राइट वेंट्रिकल कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, देन इट मूव ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में आपका ब्लड चला जाता है। इनसाइड द लंग्स यानी लंग्स के अंदर द ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मूव अगेन इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, और वापस लेफ्ट आर्टरियम में यानी इधर वाले भाग में आ जाता है। फिर उसके बाद में थ्रू पल्मोनरी वेन के द्वारा, नाउ द लेफ्ट आर्टरियम कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आता है। व्हेन इट रिलैक्स यानी जब ये रिलैक्स होते हैं तो ब्लड जो होता है वो नीचे आ जाता है, थ्रू द वॉल्व इन लेफ्ट यानी वॉल्व के द्वारा। फिर से देख लीजिए वॉल्व के द्वारा इधर भी वही प्रोसेस होनी है कि ब्लड हार्ट वहाँ लंग से आने के बाद में नीचे चला जाता है, अब ये दबाव के साथ में बॉडी को भेज दिया जाता है। तो ये लाइन आगे लिखी हुई है, वेंट्रिकल नाउ इट मूव द बॉडी विद एवर्टा बाय वेन ऑल ओवर द बॉडी, यानी वेन के द्वारा ये सब लगभग बॉडी के सभी भागों में पहुंच जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी ये चीज़ समझा दी गई कि वेना कावा से राइट आर्टरियम में आया, ये रिलैक्स में था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आया, तो राइट वेंट्रिकल में गया, यह रिलैक्स स्टेट में था, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आई, फिर लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीनेटेड हो गया, ऑक्सीनेटेड होने के बाद में लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, फिर लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आया, तब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा से फिर सभी बॉडी पार्ट्स में चला गया, फिर डीऑक्सीनेटेड हो गया, फिर ये सिस्टम। तो ये इस तरीके से साइकिल पूरा चलता रहता है और हार्ट अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। बच्चे मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको ये हार्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं तो आई थिंक आपके एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे। अगली बार हम और ज़्यादा आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बच्चे इसी तरीके से आप हमारी प्रत्येक वीडियो पर विजिट करिए और आप देखते रहिए। बच्चे थोड़ा सा अगर आप हमें इन्फ्लुएंस करेंगे या थोड़ा सपोर्ट देंगे तो हम भविष्य में और कोशिश करेंगे कि आपके लिए और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था की जाए। ओके बच्चे, हैव अ गुड डे।